सर मैं एक मैसेज ये देना चाहता हूँ कि लोगों को अपने आप को रेस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए। अब उनको सर सोसाइटी में जो भी वो थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कर सकें उन्हें करना चाहिए, किसी भी रूप में किसी भी फॉर्म में। वो मैटर नहीं करता है सर। और मतलब ज्यादा सर पब्लिसिटी सीख नहीं करनी चाहिए। रादर की मतलब अपने दिल से काम करो और सेटिस्फेक्शन वहीं से डिराइव करो। दैट इज इट सर। तो ये मैं मैसेज देना चाहूंगा। सो दैट इज वेरी वेरी गुड, क्योंकि यदि हम अच्छा काम करेंगे तो पब्लिसिटी तो अपने आप से हो जाएगी। यदि हम पब्लिसिटी के पीछे या पैसे के पीछे भागेंगे तो कुछ हाथ में नहीं आएगा। तो जी किसी सर। अच्छे नाम के लिए काम करना बहुत जरूरी है, और काम ऐसा हो कि हमारा नाम लेते ही अच्छे अच्छे लोगों का काम हो जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यस। तो कल्पेश शर्मा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बहुत सारी दिल से शुभकामनाएं इस अच्छी वाली सक्सेस के लिए। जो मैं पढ़ रहा था आपके बारे में, आपसे बात हुई थी, थर्ड अटेम्प्ट में आपको ये सक्सेस मिली है। तो यस आपका सर। आपका रिजल्ट वाले दिन क्या रिएक्शन था, और फैमिली का जब आपने उन्हें ये चीज सुनाई थी कि मेरा सिलेक्शन हो गया, कैसा लगा? जी सर। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच फॉर द कॉन्ग्रेचुलेशन सर। सर रिजल्ट वाले दिन मैं एक्चुअली ट्रैवल कर रहा था सर। मुझे पता तो था कि रिजल्ट आने वाला है, लेकिन मैं फिर भी ट्रैवलिंग में था सर। तो इवेंचुअली फिर किसी फ्रेंड ने मेरे को बताया कि रिजल्ट आ गया है और आपकी 73rd रैंक है। तो मतलब मेरे मैं बिलीव नहीं कर पाया कि 73rd रैंक हो सकती है मेरी। क्योंकि मैं एक्सपेक्ट तो कर रहा था कि कुछ ना कुछ तो सर्विस या रैंक आ जाएगी, लेकिन अंडर 100 आना वाज कंप्लीट सरप्राइज फॉर मी। और सिमिलरली सेम सरप्राइज ये मेरे पेरेंट्स के लिए भी था, क्योंकि उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उनका बेटा कभी कलेक्टर बन सकता है या आईएएस के लिए सोच भी सकता है। तो सर ये कंप्लीट बिग हैप्पी सरप्राइज फॉर ऑल ऑफ अस सर। वेरी वेरी गुड कल्पेश। आई एम पर्सनली, मतलब मुझे बहुत पर्सनली इम्प्रेस्ड हूँ इस चीज से, बिकॉज आई ऑल्सो कम फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड, जहाँ किसी को पता ही नहीं है कि सिविल सर्विस के बारे में क्या होता है। माता पिताजी भी एक बहुत छोटी कोई काम करते हैं। तो और आपका भी ऐसा ही बैकग्राउंड है, और साथ में आप काम भी कर रहे हो, तो काम अपने आप में डिमांड रखता है, उसकी टाइम एंड एनर्जी पूरी लग जाती है। उसके बाद में सिविल सर्विसेज को निकालना, हमें एक ऐसे हिंदी मीडियम वाले बैकग्राउंड से जुड़ के, जहाँ सारी की सारी डिफिकल्टीज हैं, सोर्सेज नहीं है, क्या पढ़ना है, गाइड करने वाला लोग बहुत कम है, वहां से ऐसी सक्सेस निकलती है ना, तो दिल से मतलब एक बहुत अच्छी वाली विशेष भी आती हैं, और ऐसा हो और भी कई सारे लोग आए और आपसे ये लोगों को मोटिवेशन मिले, जो आपके क्षेत्र के हैं लोग, उनको ये मोटिवेशन मिले, तो इट इज रियली वेरी गुड। यस सर। तो इसी सब यस सर। क्वेश्चंस थैंक यू को हम सर। आगे बढ़ाते हैं कि जैसे आपके घर में कैसे बैकग्राउंड से सिविल सर्विसेज का आपके मन में थॉट प्रोसेस आया, तो थोड़ा इसी क्वेश्चन के ऊपर आप कुछ बताना चाहोगे? यस सर। ये सर स्कूल टाइम में ये मेरे दिमाग में ये थॉट आया था सर। क्योंकि हमारे स्कूल, जैसे मैं नवोदय विद्यालय में पढ़ा था, तो वहाँ पे आते थे हमारे जो डीएम थे, वो रेगुलरली आते रहते थे। तो उन्हें देख के लगता था कि कुछ कुछ बड़े आदमी हैं, और ये अपन बन जाएंगे तो अपने लिए भी एक मतलब सक्सेसफुल लाइफ कही जाएगी। तो वो एक डेफिनेशन थी सर उस टाइम। और यही सेम जो था सपना, ये अपने पेरेंट्स के साथ भी उस टाइम शेयर किया, तो पेरेंट्स को लगा मजाक कर रहा है, ऐसे ही कहीं देख लिया होगा किसी को, तो इसलिए ये बोल रहा है कि मेरे को भी कलेक्टर बनना है। तो सर उसके बाद लेकिन मैंने वो थॉट सर छोड़ा नहीं मैंने। हो सकता है वो पेरेंट्स के दिमाग में थोड़ा बैक ऑफ द माइंड चला गया हो, लेकिन मैंने वो कभी छोड़ा नहीं। और थ्रू आउट मेरे ग्रेजुएशन ट्वेल्थ सब जगह मैंने उसको ध्यान में रखा, और उसको मतलब सेंटर पॉइंट रखते हुए सर मैंने सारी पढ़ाई की सर। तो थोड़ा बहुत मैंने अलग डिसीजन भी लिए, जैसे इंजीनियरिंग भी किया। लेकिन वो सर फाइनेंशियल सिक्योरिटी मेरा एक मुख्य मुद्दा था उस समय सर। तो इस वजह से मैंने इंजीनियरिंग भी किया, फिर 2 साल जॉब भी की। मुझे लगा जॉब के साथ मैं कर पाऊंगा, प्राइवेट जॉब थी वो सर। लेकिन वो संभव नहीं था सर। वहाँ पर थोड़ा इश्यू रहता था उसमें, काफी हेक्टिक जॉब था वो। ऑलमोस्ट मतलब 14 से 15 घंटे का जॉब रहता था वो।
तो फिर उसके बाद मुझे क्विट करना पड़ा सर वो जॉब। और फिर मैं एक्सक्लूसिवली दो दो साल के लिए तैयारी की मैंने। और उस दौरान मैंने एक मेंस भी लिखा, उसके इंटरव्यू दिया, और इस थर्ड अटेम्प्ट में मैंने सफलता पाई, लकीली सर। तो ये सर मेरी पूरी जर्नी रही है, एक मतलब स्कूली छात्र से लेकर के एक रैंक 73 इन यूपीएससी तो एग्जाम। ये वाली बात ना आपने बहुत सही बताई। जब जैसे मैं भी कहूँ या आप भी कहें, हम लोग जो बहुत छोटे बैकग्राउंड से आते हैं, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, क्योंकि घर से मांगने में बड़ा ही हिचकिचाहट लगती है, और खुद से कुछ करते रहें और उसी में से टाइम थोड़ा सा निकाल के पढ़ाई करें, और मतलब मैं समझ सकता हूँ इस चीज को। इसी से जुड़ा हुआ जी दूसरा सवाल ये बनता है कि जैसे यूपीएससी की तैयारी करते हैं हम लोग, तो लगभग मिनिमम जी 6 घंटे तो मान सकते हैं, लेकिन हाँ 8 घंटे एक आइडियल होता है, प्लस माइनस 8 से 9 भी हो सकते हैं, 10 भी हो जाते हैं कभी कभी। तो ये 8 घंटे जी निकालना और साथ में 7 से 8 घंटे की जॉब, तो मतलब दूसरे जो वर्किंग लोग होंगे, आपकी कुछ स्ट्रेटेजी से इनपुट मिल पाए तो थोड़ा सा इसके बारे में आप बताओ, टाइम मैनेजमेंट। जी सर। जी सर, मैं सच कहूँ तो सर 2 साल मैंने एक्सक्लूसिवली ही तैयारी ही की। मैं उस समय जॉब में नहीं था सर। जब मैं अपने बेसिक फाउंडेशन पढ़ रहा था अपना यूपीएससी का, या मैंने स्टार्टिंग के 2 मेंस दिए, उस समय तक मैं जॉब में नहीं था सर। क्योंकि मैंने 2 साल जॉब कर ली थी हीरो मोटोकॉर्प में, तो वहां से थोड़ा बहुत मैंने पैसा इकट्ठा कर लिया था, जिससे मैं अपने आप को 2 या 2.5 साल के लिए सस्टेन कर सकूं। तो उस समय तक कोई ऐसा इशू नहीं था। लेकिन जब आखिरी साल था तो उस समय सर मेरी काफी हद तक तैयारी हो चुकी थी। ऑलमोस्ट मैं वर्ज ऑफ सिलेक्शन था सर, मैं मतलब ये कह सकता हूँ। तो सर मेरे हिसाब से मुझे वो वाला सर स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। और जो थर्ड अटेम्प्ट में मैंने दिया वो जॉब के साथ में, वो सर मैंने अंतिम समय में छुट्टियां ले ली थी जब मेंस आया था एकदम। और उससे पहले सर मैं उसके साथ साथ में करता रहता था। तो मेरे हिसाब से मेरी स्ट्रेटेजी इसमें उचित नहीं रहेगी सर। मैं समझ सकता हूँ कि ये चीज जो है वो पार्ट बाय पार्ट पूरी हो पाई, और जो पहले साल में हुआ उसके ऊपर आपने थोड़ा इम्प्रूव अपॉन करके थर्ड सेकंड में, फिर उसके बाद थोड़ा सा और बढ़ा के ये थर्ड वाली में जी आपको सर। सक्सेस अच्छी वाली है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि मोमेंटम रखना चाहिए और छोड़ना नहीं चाहिए, क्विट नहीं करना चाहिए, क्योंकि टाइम और एनर्जी लग ही जाती है, थोड़ा बहुत पेशेंस और परसेवरेंस दोनों ही चाहिए होता है। नाउ अभी जी सर। यदि मैं तीसरा इसी में क्वेश्चन जोड़ूं, जो हिंदी और इंग्लिश के बीच में डिस्पैरिटी को लेके है, चाहे वो इस साल का रिजल्ट हो या पिछले साल का रिजल्ट हो, जब मैं एकेडमी में मसूरी में या हैदराबाद में जाता हूँ, तो कई सारे लोगों से इस बारे जी में बात होती है। लेकिन आप इसको बहुत अच्छे से बता पाओगे, क्योंकि मैं खुद भी हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ हूँ, लेकिन आफ्टर जी क्लास 12th इंग्लिश के ऊपर सारा का सारा कमांड रहा। एडमिनिस्ट्रेशन में एंट्री मिली वो इंग्लिश के एग्जाम के थ्रू मिली, और जब मैं जी पढ़ाने में आया तो साइकोलॉजी को भी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या पॉलिटी एथिक्स को मैंने इंग्लिश में पढ़ाया। इंग्लिश से इतना डर लगता जी। था। और आप आज के ट्रेंड में अच्छे बता सकते हो, मेरा तो टाइम बहुत पुराना हो गया, आप बता सकते हो कि हिंदी और इंग्लिश को कैसे ब्रिज करेंगे लोग दूसरे। सर ये एक बड़ा एक चैलेंज नजर आता है सर यूपीएससी की जर्नी में, कि हम हिंदी मीडियम लें या इंग्लिश मीडियम रखें सर। तो अभी का जो ट्रेंड्स, जैसे एग्जाम के रिजल्ट्स आते हैं तो उसमें ज्यादातर बच्चे इंग्लिश मीडियम के होते हैं सर। लेकिन सर इसमें मैं कहूंगा कि हिंदी या इंग्लिश मीडियम का इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है सर। इसमें डिफरेंस है अप्रोच टुवर्ड्स द एग्जाम में। सर जो हिंदी मीडियम के बच्चे होते हैं उनकी अप्रोच ठीक नहीं है सर। मैं ये कहना चाहता, मैं ये फील करता हूँ सर, आई बिल्कुल। मे बी रॉन्ग सर, कि नहीं नहीं, बिल्कुल सही है। जी सर। जबकि इंग्लिश मीडियम के बच्चे होते हैं वो एक फोकस्ड अप्रोच रखते हैं, वो एक क्वालिटी मटेरियल पढ़ते हैं, और अच्छे अच्छे लेखकों की बुक्स पढ़ते हैं। जबकि हिंदी मीडियम बच्चों के पास थोड़ा सा ये रिसोर्सेज का इश्यू रहता है। उनके पास अच्छी गुणवत्ता की किताबें नहीं होती हैं। और और वो इधर उधर से कहीं भी से लेकर कोई किसी भी कोचिंग का मटेरियल लेकर उसको पढ़ने लग जाते हैं। वो ये नहीं देखते हैं कि इससे सिलेबस पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है, या फिर क्या ये मेरे लिए रेलेवेंट है या नहीं। तो सर मुझे लगता है कि हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों को भी थोड़ा सा इंग्लिश मीडियम की तरफ जाना चाहिए। मतलब कि थोड़े रिसोर्सेज इंग्लिश मीडियम के भी पढ़ लेने चाहिए,
या कोई अच्छा अखबार है जैसे हिंदू है या इंडियन एक्सप्रेस है, वो भी थोड़े बहुत पढ़ लेने चाहिए, क्योंकि सर नहीं बिल्कुल, अभी आप एडमिशन। ये वाली चीजें सही कह रहे हो, लेकिन जैसे आई थिंक 10th और 12th जो क्लास में आपका मीडियम था वो क्या था, मीडियम? सर मेरा इंग्लिश मीडियम ही था 10th में और 12th में। 10th में और 12th में आपका इंग्लिश ही था, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो आपको इंग्लिश से कोई परेशानी नहीं हुई मेंस लेवल तक? सर इनिशियली मुझे परेशानी हुई थी, क्योंकि मैंने कभी इंग्लिश मतलब सर एज ए मीन्स इन सोशल साइंस नहीं पढ़ा था, क्योंकि जैसे सर मैं मैथमेटिक्स का स्टूडेंट रहा हूँ, तो या तो साइंस आती है या मैथमेटिक्स थी हमारी इंग्लिश में, तो यस। मैथ्स में तो कोई प्रॉब्लम आती नहीं सर। और इंग्लिश साइंस में थोड़ा बहुत आती थी, वो ऐसी मैनेज हो जाती थी सर, थोड़ा बहुत उसमें भी मैथ्स डाल के, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह में, तो क्योंकि इतना बड़ा हर्डल नहीं लगता जहां था। तक लेकिन जहां जब तक यूपीएससी में इंग्लिश का मेन जो कलर देखने को या इंपॉर्टेंट देखने को मिलती है वो है ऐसे पेपर, एथिक्स पेपर, मेनली आंसर राइटिंग में यदि हम बात करें, ये बड़े थोड़े से मैराथन बन जाते हैं, स्पेशली ऐसे पेपर। उसके बाद इंटरव्यू में खैर एक आपकी स्पीकिंग टैलेंट होना चाहिए इंग्लिश का। बट ये जो आंसर राइटिंग है, आप इंग्लिश मीडियम से हो तो जरूरी नहीं है कि आपकी इंग्लिश की आंसर राइटिंग उतनी ही अच्छी हो। तो ये आंसर जी राइटिंग में कोई हिंदी से या कोई साइंस बैकग्राउंड से पर्सन है, वो कैसे इसको इम्प्रूव कर पाएगा, या आपने कैसे किया है इसे? जी सर, सर इसका मेरा मेन सोर्स रहा सर न्यूज़पेपर से। मैं न्यूज़पेपर को बहुत ही थोरोली पढ़ता था, मैं कम से कम मतलब इंग्लिश न्यूज़पेपर से 2 से ढाई घंटे मैं उसको पढ़ता था। और उसमें जो भी कुछ मतलब अननोन स्पेलिंग्स या कुछ ऐसा वर्ड्स आते थे, तो मैं उसका एक अलग से डायरी बना रखी थी, उसके मीनिंग्स मैं नोट करता था, उसके अलग अलग मीनिंग्स नोट करता था, क्योंकि एक ही वर्ड जैसे द हिंदू है, तो उसमें अलग अलग वर्ड्स यूज होते हैं सर, तो एक ही वर्ड अलग अलग सेंस में यूज होता था, तो मैं उसके तीनों चारों मीनिंग लिख लेता था और बार बार उसको देख लेता था कि इसका और क्या यूज है। तो ये इस चीज से सर मुझे जो इंग्लिश का जो डर था कि मैं जो वोकेबुलरी स्ट्रांग नहीं है, तो वो मेरा डर भाग गया सर। और सेकेंडली सर इंग्लिश बार बार पढ़ने की वजह से मेरी ग्रामर भी ठीक हो गई। तो ये दो चीज होने की वजह से सर मुझे लगता है मैं ऐसे या एथिक्स जैसे सब्जेक्ट भी इंग्लिश में लिख पाया है सर इजीली। एग्जैक्टली जो न्यूज़पेपर के ऊपर फोकस कर जाता है, क्योंकि मैं अपने पुराने जितना भी इतिहास में जाऊं पढ़ाने के 8-9 साल के, तो मेरे को यही लगा है कि एक लड़का कुछ ऑक्सफोर्ड का उसके पास टच था, उसकी इंग्लिश बहुत अच्छी थी, वो वहां पे रहा भी था, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। उसका दोस्त था जो यूपी से था और हिंदी मीडियम से संस्कृत पढ़ा हुआ, उसका सिलेक्शन प्रॉपर आईएएस में रहा, क्योंकि उसको ये पता था कि इंग्लिश कौन सी यूपीएससी में यूज होनी है, वो टाइम्स ऑफ इंडिया की यूज नहीं होगी, वो बेसिकली हिंदू राइट। हो या इंडियन एक्सप्रेस हो, एक फ्लेवर चाहिए, एक्सप्रेशन चाहिए। सो दैट इज फैंटास्टिक मैसेज कि न्यूज़पेपर से इंग्लिश को आपको लेके आना पड़ेगा, इंग्लिश मीडियम के लोगों को भी वो फ्रेम में आना पड़ेगा जो न्यूज़पेपर चाहिए। जी दैट इज वेरी वेरी गुड। नाउ अभी आपका सिलेक्शन हो गया है और आप अभी जॉब में भी हो, तो ये सारी की सारी प्रोसेस दिसंबर तक खत्म हो जाएगी। इन 3 महीने जी में आप क्या करोगे, और इसके बाद जब आप सर्विस में जाओगे, ट्रेनिंग करने के बाद में मान लो अटैचमेंट आपका हुआ, जॉब का शुरुआत हुई 2 साल बाद, इसके बाद आपका क्या रहेगा, सर्विस के अलावा आप क्या करना चाहोगे और अपने लेजर टाइम में? सर, सर्विस के अलावा सर मेरा एक मोटिव रहेगा कि सर एजुकेशन में दूं सर, पर्टिकुलरली जो हमारे वॉन्टरेबल सेक्शंस हैं सर, जो रूरल एरिया में है, वो और भी ज्यादा वॉन्टरेबल हैं सर। जो पर्टिकुलर सेक्शंस हैं, स्पेशली जैसे मैं राजस्थान से आता हूँ, तो इसमें वुमेन एजुकेशन ज्यादा है हमारे पर्टिकुलरली जालौर जिले में सर। तो उसको लेकर के मेरे दिमाग में आइडिया है सर कि मैं कुछ कुछ फ्रेमवर्क ऐसे बनाऊंगा जिससे उनको मोटिवेशन मिले, या उनको जो हिंड्रेंस है, सोसाइटल हिंड्रेंस है, इंस्टीट्यूशनल हिंड्रेंस है, या और कोई अदर इकोनॉमिक हिंड्रेंस है, उन सबको सर पॉइंट वाइज मैं टैकल करना चाहूंगा, जिससे कि अ, उनकी एजुकेशन इम्प्रूव हो सके सर, क्योंकि मैं मानता हूँ सर एजुकेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट वेपन इन द वर्ल्ड सर, जो नेल्सन मंडेला जी ने अभी कहा है, तो मैं उसमें ट्रूली बिलीव करता हूँ सर।
और सेकेंडली सर, मैं ड्रीम्स देखने पर बहुत फोकस करूंगा सर, क्योंकि जो बच्चे हैं, जैसे मैंने एक सपना देखा तो मैंने उस सपने की तरफ मैंने कार्य करना शुरू किया और अपने थॉट प्रोसेस को बनाया, अपने बेसिस और भी स्टडीज वगैरह रही, मैंने उस डायरेक्शन में ओरिएंट की। तो मैं लोगों को मैं सपने देखना के लिए मोटिवेट करूंगा कि आप देखो, जिससे आपके दिमाग में कुछ ना कुछ थॉट डेवलप होंगे और उस पर आप फिर कार्य करोगे। ये डॉक्टर कलाम जी से मैंने सीखा था सर। तो वो मैं आगे प्रोपोगेट करना चाहूंगा सर। तो चलो मुझे एजुकेशन अब मेरा मुख्य। I can जी understand सर। कि मतलब the vibes are coming from your mental frame की एजुकेशन आपके दिल में है कि हाँ इसके लिए कुछ करना है और मौका आया तो जरूर करोगे। मेरे से जुड़े जो लोग हैं एजुकेशन के लिए तो साथ में कुछ कर सकते हैं। डेफिनेटली आई एम वेरी हैप्पी कि एजुकेशन में कुछ मिले और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में एजुकेशन से जुड़ा हुआ कुछ काम होता रहे तो पर्सनली वो मेंटल पीस के लिए बहुत अच्छा होता है। एनीवे नाउ ऐसा कुछ दिल से जुड़ा हुआ फैक्टर जो आप लोगों तक पहुंचाना चाहो इस वीडियो के थ्रू, कुछ भी एनीथिंग कि क्या उन्हें सोचना चाहिए या करना चाहिए। सर, मैं एक मैसेज ये देना चाहता हूँ कि लोगों को अपने आप को रेस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए। अब उनको सर सोसाइटी में जो भी वो थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कर सकें उन्हें करना चाहिए, किसी भी रूप में, किसी भी फॉर्म में, वो मैटर नहीं करता है सर। और मतलब ज्यादा सर पब्लिसिटी सीख नहीं करनी चाहिए। रादर की मतलब अपने दिल से काम करो और सेटिस्फेक्शन वहीं से डिराइव करो। दैट इज इट सर। तो ये मैं मैसेज देना चाहूंगा। सो दैट इज वेरी वेरी गुड क्योंकि यदि हम अच्छा काम करेंगे तो पब्लिसिटी तो अपने आप से हो जाएगी। यदि हम पब्लिसिटी के पीछे या पैसे के पीछे भागेंगे तो कुछ हाथ में नहीं आएगा। तो जी किसी सर। अच्छे नाम के लिए काम करना बहुत जरूरी है और काम ऐसा हो कि हमारा नाम लेते ही अच्छे अच्छे लोगों का काम हो जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट राइट। बात है। यस। सो एनीवे कल्पेश, इट वाज रियली वेरी नाइस कन्वर्सेशन विद यू एंड आपके इस वीडियो से कई सारे गांवों से जुड़े हुए जो लोग हैं जो नौकरी कर रहे हैं उनको बहुत मोटिवेशन मिलेगा कि ये एग्जाम हार्ड नहीं है और ये इस एग्जाम को देना बहुत जरूरी है। सिलेक्शन नहीं भी हुआ तो ये एग्जाम अपने आप में एक बहुत बड़ी लर्निंग है, बहुत बड़ी सीख है जो लोगों को देके जाती है। राइट। सो ओके सर, हार्ड थैंक यू वर्किंग सर। कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू अगेन एंड आज महात्मा गांधी की जयंती है सो विश यू दैट महात्मा गांधी की जयंती टू थैंक यू सर। एंड जय हिंद। सेम टू यू। जय जय हिंद। हिंद। बाय बाय।